हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि आप मेनली अभी देख रहे होंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान रहे होंगे। बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मेनली अब स्कूल में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर होता है जो इसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड वगैरह होते हैं। बट कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर की डेफिनेशन में कंप्यूटर होता है, जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि कंप्यूट प्लस आर से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन reprogram to take input from the user, process them, and by using CPU control processing unit gives output in the human readable and understandable form and even to store output for future। एंड जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? कंप्यूटर होता है जिसमें कोई भी ह्यूमन होता है जो कि कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा इनपुट दे देता है कंप्यूटर को। एंड जो डेटा होता है वो कन्वर्ट होता है 0 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। एंड प्रोसेस होता है सीपीयू में। सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और फिर वो जो डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन फॉर्म, मतलब कि ह्यूमन जिसे रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस फॉर्म में हो जाता है, जो कि अपन को मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा मिल जाता है। और इसमें आईपीओ सर्किल आप देख सकते हैं कि इनपुट जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, डिजिटल वेबकैम होता है, जो कि इन सभी के द्वारा हम जो डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हम इनपुट देते हैं। एंड वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे प्रोसेस होते हैं हमारे सीपीयू में, जो कि सीपीयू में दो होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होती है, अर्थ लॉजिक यूनिट। इसी के साथ इसमें स्टोरेज भी होती है कि अगर डाटा काम का है तो हम स्टोर वगैरह कर सकते हैं। मेमोरी वगैरह भी होती है, रैम रोम, जो कि हम आगे इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। बस बेसिक तौर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम। लेकिन आउटपुट के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट हमें मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, स्पीकर पे या प्लॉटर पे मिल जाता है, जो कि हमारे समझने के लिए एकदम है। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली एक मशीन होती है जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, गणना वगैरह करते हैं, जो कि कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह करता है, जो कि हमारे 4000 साल पहले हिस्ट्री में ही मतलब गणना करना स्टार्ट हो गए थे। 0 1 मतलब काउंटिंग वगैरह करने लगे थे, नंबर 0 to 9 हो गए थे, परफॉर्म हो गए थे, जिसकी हेल्प से हम की जो वैल्यू होती है उनको हम काउंटिंग वगैरह करते हैं, जो कि ABCD मतलब फॉर्म अबेकस के फॉर्म में आप सब लोग समझते हैं कि कैलकुलेशन 4000 साल पहले जब ह्यूमन करने लगा था। उसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं, एज ऑफ मशीन कैलकुलेशन एरा, जो कि अबेकस वगैरह है। अबेकस बेसिकली आप जानते हैं एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना या इसमें कुछ प्रकार के बॉक्स टाइप में या कुछ होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3000 साल पहले ये सर्वाइवल की वाली बात तो चलती है, और ये चाइनीज अबेकस की बात बोल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं चाइनीज में, और बेसिकली दे रखी है। जो अबेकस होता है बेसिकली जो बड़ी डिजिट होते हैं उनमें ज़्यादातर इतना काम नहीं आता, तो बहुत टाइम भी लगता है, और इसमें एक्यूरेट होने का भी कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है कि हर बार एक्यूरेट रहेगा, लेकिन बड़ी डिजिट में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जो छोटे नंबर्स होते हैं 1000 2000 तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाने पे इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है। अभी इसमें कुछ और भी ऐसे दे रखे हैं, बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको मतलब जानेंगे भी नहीं क्या होते हैं ये। आप लोग अगर देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। ये नोट्स वगैरह की बात है, डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये जो डिवाइस है ये कैसे दिखते हैं, इनकी जो इमेज कैसी है, और इनके बारे में बेसिक सी नॉलेज जो कि आपको इसमें मिल जाएगी इस PDF में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ईजिली एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि कैसी मशीनें वगैरह हैं, और एक कमरे की साइज़ की मशीनें दिख रही है इमेज में इतनी सी, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी मशीन है। और ये मशीन आप देख सकते हैं इंसान की साइज़ एंड मशीन की साइज़, और कितनी ज़्यादा वो मशीन बड़ी है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन मशीनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। पहले की मशीन की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी, और आज के टाइम पे मशीनों की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और ये सम एरा ऑफ कंप्यूटर है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और ABC जो कि ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में हम केवल उसी को कवर करेंगे, और बेसिक अगर आपके ये सिलेबस में है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। एंड इसी के साथ हम जानने वाले हैं कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है में जो कि हमारे पास्ट से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है कंप्यूटरों में। कंप्यूटर की जो कि साइज़ है, शेप है, उसके फीचर्स वगैरह, उसमें जो फंक्शन यूज़ होते हैं, डेटा, मेमोरी, जितने भी हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और इन सभी जनरेशनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। पहले हर एक जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो कि 1942 से 1955 तक चले थे। कई किताबों में कई जगह हम 1945 से 1955 करते हैं, जो कि एकदम वो भी सही है। ये बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर करता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। कभी भी ये टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले अपन लिख देंगे इसमें कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1942 से 1945 तक है। एंड इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। और जो उनकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी। और ये जो लीड डी फॉरेस्ट है जो कि 1908 में वैक्यूम ट्यूब थे उसके बारे में काफ़ी डेवलप किया था। इसके अलावा आप ये लोग बता सकते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं उनमें ग्लास वगैरह काफ़ी ग्लास वगैरह यूज़ करते थे, और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह थी। और ये जो इनमें सिग्नल होते थे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते थे, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। और ये जो कंप्यूटर होते थे ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। इस टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर है लगभग कुछ प्रकार सी की साइज़ होती थी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई थी। उस टाइम के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड पंच कार्ड का यूज़ करते थे इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इस प्रेजेंट टाइम में हम जो कीबोर्ड और माउस है उसका यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में, लेकिन उस टाइम पे पंच कार्ड का करते थे। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये टाइप की मशीन होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन होती थी। और वैक्यूम ट्यूब होते हैं, उनमें जो ट्यूब होते हैं वो यूज़ करते थे प्राइमरी मेमोरी के लिए। और जो फर्स्ट पंच कार्ड होते थे उन्हीं का यूज़ करते थे सेकेंडरी मेमोरी के रूप में करते थे। इसके अलावा ये फुल्ली रिलायबल वगैरह एक्यूरेट वगैरह उस इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इनका कम था। और इसमें मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जो कि मशीनरी लैंग्वेज में वो भी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते थे। बाइनरी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं 0-1 होती थी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर्स थे ये मिलिट्री पर्पज़ और यूनिवर्सिटी में ही काम में आते थे, और ये पोर्टेबल वगैरह नहीं थे। इसके एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं IBM 709, IBM 704, IBM 701, IBM 700। और ये जो कंप्यूटर होते थे काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे और काफ़ी ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में आप लोग इन पॉइंटों के बारे में बना के लिख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके एग्जाम्पल वगैरह आपको याद कर सकते हैं। IBM 709, IBM 704 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फीचर्स है, आप ये फीचर्स को याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं
तो हमारा ख़त्म हो गया अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। इसके बारे में हम डर लिख सकते हैं कि 1955 से 1964 दे रखा है, कई जगह 65 लिखता है, तो 65 लिखोगे तो भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कि ये इस टाइम को हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मतलब कहते हैं। और इस टाइम पे ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज़ किया जाता था प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, जो कि ट्रांजिस्टर का जो डेवलप किया था, जो कि जॉन ब्राले और उनके कुछ साथियों ने 1947 में ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था। और ये यहाँ पे दे रखा है कि इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1956 में इसके लिए। ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं कि इनकी ये किस प्रकार दिखते हैं कि ट्रांजिस्टर, आपने साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं। इसके साथ ही ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनकी साइज़ आप लोग समझ सकते हैं, जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं इनकी साइज़ और ट्रांजिस्टर की साइज़ में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता था। एक वैक्यूम ट्यूब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था और ट्रांजिस्टर एकदम छोटा सा हाथ के बराबर हाथ के बराबर होता था। और वैक्यूम ट्यूब बड़े बड़े गेट के समान या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी के बराबर आते थे। तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। और ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें सबसे मेन कंपोनेंट अपना ट्रांजिस्टर और डायोड है, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा वैक्यूम, सेकंड जनरेशन हमारा ट्रांजिस्टर। एंड इसी के साथ जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनकी साइज़ छोटी होती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि किस किस टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, कितने बहुत सारे टाइप दे रखे हैं। और जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं ना ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में 10 टाइम फास्टर होते हैं। और फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनका मेनली कॉम्पोनेंट हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मेनली ट्रांजिस्टर होता है। और प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं जो कि माइक्रो सेकंड में होती थी। और इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था इनपुट और आउटपुट के लिए। कंप्यूटर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी थे। इसी के साथ ही मैग्नेटिक कोर वगैरह ये मेमोरी के रूप में एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में करते थे, और मैग्नेटिक टैप वगैरह ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में करते थे। थोड़ा सा अंतर इसमें पड़ गया है। इसके साथ ही काफ़ी रिलायबल थे मतलब कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, और एक्यूरेट भी थे फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। इसके अलावा इस टाइम पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी। असेंबली लैंग्वेज जिसमें कि ABCD अल्फ़ाबेट प्लस मैथ के वर्ड वगैरह 0 to 1 आते थे, नंबर आते थे। ये काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में सिंपल हो गई थी। और ये साथ ही जो कंप्यूटर थे काफ़ी ज़्यादा चीप थे, स्मॉल थे पहली जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में। लेकिन ये भी अभी हीट पर प्रोड्यूस करते थे, मतलब करते थे बट पहले की तुलना में कम करते थे। और ये उसकी तुलना में पावर भी कम कंज्यूम करते थे। इसके साथ ही ये पोर्टेबल तो नहीं थे, मतलब कि इनका भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था कमरे के बराबर। पहले अगर कंप्यूटर एक कमरे का तो होता था तो कंप्यूटर का साइज़ आधा कमरा हो गया, लेकिन साइज़ अभी भी बड़ी है। इसके अलावा एग्जांपल की बात करते हैं IBM 7090, IBM 7094 फर्स्ट, IBM 7094 सेकेंड, IBM 1620। इसके अलावा IBM 1401 जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि बाय किया था नेपाल ने, जो नेपाल ने बाय किया था फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट कंप्यूटर जो कि बाय किया था, जो कि IBM 1401 है, जो कि जनरली गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ सकता है अगर कोई दे रहा है एग्ज़ाम तो। इसके अलावा इसमें कुछ और दे रखा है कि ये IBM वगैरह जो कि आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं, जो कि अपनी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो ईयर थे जो कि 1964 से या 1965 बोल सकते हैं अपन, जो कि 1964 या 65 से 1975 तक चले थे। इस टाइम में को हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम बोलते हैं। इस टाइम हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे थे, जिसे IC बोलते हैं, IC का यूज़ करने लगे थे। और ये IC जो डेवलप करी गई थी वो जैक एसटी के द्वारा की गई थी, जिन्हें भी 1958 में किया था। और इनके एक साथी ने रॉबर्ट ने साथ में मिलकर की थी, IC का डेवलप किया था, जो कि आप देख सकते हैं IC कैसी दिख रही है। IC की भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और IC होती है ट्रांजिस्टर की तुलना में वो भी 10 टाइम या 100 टाइम गुना फास्टर होती है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है करते हैं। इसके अलावा आप इसके फीचर्स वगैरह की हम बात करते हैं। मेनली जो ट्रांजिस्टर इसमें मेन था, इसमें IC मेन काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट है। प्रोसेसिंग स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा नैनो सेकंड हो गई थी, उसकी तुलना में 10-100 टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और इसमें कीबोर्ड और माउस इंट्रोड्यूस किए गए थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। साथ ही जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, और इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में एज ए प्राइमरी यूज़ होने लगे थे।
जो मैग्नेटिक डिस्क थी जो कि सेकेंडरी डिवाइस के रूप में यूज होती थी। इसके साथ ही जो कंप्यूटर था ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे और ये का फुल्ली रिलायबल थे, एक्यूरेट थे। इसमें गणना काफ़ी आसानी से हो जाती थी और एक्यूरेट तो जाहिर सी बात है, रिलायबल भी थे, काफ़ी ज़्यादा हम इन पे रिलाय कर सकते थे। और इस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हो गया था। हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज होने लगी थी, उसके अलावा फोन्ट कोबाल्ट वगैरह लैंग्वेज वगैरह भी इसमें यूज़ होने लगी थी इस टाइम पे। और कंप्यूटर थे ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे, लेस एक्सपेंसिव थे और प्रीवियस जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंसिव थे, यानी कम महंगे थे, मतलब महंगे थे बट कम थे उसकी तुलना में। कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर, प्रोड्यूस लेस हीट, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे बट पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम करते थे। पहले अगर 100 रुपये लेते थे तो अब 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं, मतलब पहले की तुलना में कम हो गए बट अभी भी लेते हैं कुल मिला के। देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, इसमें बात करते हैं ये पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल हो गए थे, मतलब पर वो डेस्कटॉप की तरह हो गए थे कि डेस्कटॉप एक जगह बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। साइज डेस्कटॉप आप जानते हैं कैसे होते हैं, टेबल पे कंप्यूटर सीपीयू वगैरह रखा रखा, उस प्रकार का कुछ डेस्कटॉप वगैरह था। इसके अलावा आईबीएम सिस्टम, अब इसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं, स्टार 100, IBM सिस्टम 360, ICL 1900, IBM 370 सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ने तरक्की कर ली थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में का जो टाइमिंग है वो 1975 से 1989 है, जो कि आप लोग याद रखिएगा इस टाइम को, क्योंकि इस टाइम में जो सीपीयू है इसमें सबसे मेन LSI और VLSI स्केल थे। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आईसीस में आ गई थी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर मतलब डेवलप कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं आईसीस वगैरह कुछ ऐसी थी। अब ये माइक्रो आईसी होती है, इसी के अंदर मतलब कि एक माइक्रो आईसी होती है, इसमें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आई मतलब क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर है ये ना, इसमें 10 आईसीस के बराबर होती थी ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्टर होती थी, जाहिर सी बात है। और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था और ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सीपीयू में डाला गया था, जिससे इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जो कि मिलियंस ऑफ टाइम ट्रांजिस्टर की तुलना में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अब आप बेसिकली इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये जो टाइम था इसे माइक्रो प्रोसेसर का टाइम बोलते हैं। इसके अलावा अपने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम था, सेकेंड जनरेशन में अपने ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में अपने आईसीस आ गई थी, फोर्थ जनरेशन में हमारे माइक्रो प्रोसेसर आ चुका है जो कि LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे और माइक्रो ज़्यादा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर 16 बिट 32 बिट और 64 बिट के आ गए थे। इसके अलावा बहुत सारी अलग जानकारी दे रखी है इंटेल 4000 के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली ये पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी, VLSI और LSI के बारे में बता दिया और ये बहुत सारी दे रखे फीचर्स जो कि आप याद कर लीजिए। इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन कंपोनेंट था विद LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का, और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा पिको सेकेंड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी बाकियों की तुलना में। इसमें जो स्कैनर, टच स्क्रीन, प्रिंटर वगैरह जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में हो गए थे, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जाहिर सी बात है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि कैपेसिटी के लिए प्राइमरी मेमोरी के रूप में होता था। इसके अलावा मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क का भी यूज़ होता था स्टोरेज कैपेसिटी के लिए सेकेंडरी डिवाइस के रूप में। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल हो गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ये जो वर्ड है इनकी अलग ही अहमियत है और अलग ही इनकी वो है कैपेसिटी, अलग ही मीनिंग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मीनिंग है, तो जो कि आप आराम से थोड़ा देख सकते हैं फ्री होकर। और जो कंप्यूटर हैं काफ़ी ज़्यादा फुल्ली रिलायबल हो गए थे, आराम से चला सकते हैं, नेट वगैरह इसमें इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया आराम से सब कुछ कर सकते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर थे एडवांस में हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। इसके अलावा डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे और काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे।
और ये जाकि प्रीवियस जनरेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे और काफ़ी ज़्यादा, और ये जनरेशन के कंप्यूटर जो होते हैं वो पोर्टेबल हो गए थे, जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गए थे। लैपटॉप वगैरह एप्पल के बोल सकते हैं, मैकबुक एयर, उसके अलावा डेल का भी आ गया था इंस्पिरेशन 1440, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये काफ़ी ज़्यादा लो पावर को कंज्यूम करता था और लेस स्पीड बाकियों की तुलना में बहुत कम। पहली जनरेशन कंप्यूटर 100 रुपये लेती है, दूसरी जनरेशन कंप्यूटर 80 रुपये लेती है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अगर 40 रुपये लेती है, तो ये जनरेशन कंप्यूटर 20 रुपये लेती है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि है हमारी एआई पे बेस है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एकदम चश्मा लगा के लग रहा है एकदम बढ़िया हीरो के माफिक। अब आप लोग समझ ही सकते हैं, जो कि ये हमारा 89 पे ख़त्म हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और ये 89 से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है, जो कि हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि एआई पे बेस है। पहले पहले हमारा VLSI, जो कि इसकी फुल फॉर्म थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, बन गई थी। अब VULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हो गई थी। काफ़ी मतलब काफ़ी जो इसमें चेंज हो गया था, ये चेंज था, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेंज था। और ये जो VLSI ULSI में चेंज हो गई, ये काफ़ी, और जो इसके कारण जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड थी ये मिलियंस टाइम इंक्रीज हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस टाइम पे हम यही यूज़ करते हैं। तो जो कि इस जनरेशन की जो प्रोसेसिंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई जो कि बोलते हैं, और इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। इमर्जिंग होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जैसे माइक्रो ओवन, उसमें हम इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं, फिर बाद में हमारा खाना पकना रहता है, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच वगैरह, वो इमेजिंग डिवाइस वगैरह इसमें आ गए थे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इसकी फुल फॉर्म आई है, ये भी एग्जाम में पूछ सकती है, और ये हीरो के माफिक बड़ी लग रहा है। अब जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? रोबोट, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज सर्च एज नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा उर्दू, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज ले लो आप, राजस्थानी ले लो, धीरे 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 सारी लैंग्वेज समझने लगी एआई। आप चाहे राजस्थानी में एआई चैट जीपीटी से पूछो कुछ भी, उसका भी आंसर मिलेगा, चाहे आप नेपाली में पूछो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछो, आपको आंसर मिलेगा, उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, जो कि इसमें हमारे कुछ भी एकदम पैसे वगैरह कुछ नहीं लगते, एकदम फ्री में होता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं। इसका जो मेन कंपोनेंट था ULSI था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर विल बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। आप एलेक्सा के साथ मजाक कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, बेसिकली जाहिर सी बात है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। उसके अलावा इसकी कैपेसिटी और इसकी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट थी, और जो मेमोरी वगैरह है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो जाहिर सी बात है नॉलेज की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे। उसके अलावा इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें की नॉलेज की तो कोई कमी है नहीं। उसके अलावा इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बहुत सारी कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसके अलावा जो पावर होते हैं इनकी कॉम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, हम कवर करेंगे इन टॉपिकों को, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये PDF वगैरह है, ये कि हमारी आने वाली वीडियो है, उनकी भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा तो आपकी भी डिस्क्रिप्शन पे ये PDF आ जाएगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हम साइज़, बेबी बेस कंप्यूटर वगैरह, इन सबको भी बारी बारी से ख़त्म करेंगे, बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी ले रहे होंगे, और बढ़िया हम इनके बारे में देख रहे होंगे। अब ये साइज़ बेस था, अब ये ब्रांच बेस, ब्रांड बेस, जितने भी थे हमारे होंगे, जो भी हमारे काम के रहेंगे, जितने भी काम करेंगे सब हम उनको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। XT, AT एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, PS/2, ये अब ये सबसे मेन चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैपेसिटी होती है, एक्यूरेटी होती है, एक्यूरेसी होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपोनेंट होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 148 पेज है,
जो कि हम अभी 24 पेज पर ही पहुँचे हैं और 24 पेज पर अभी हमने 15 पेज ही पढ़े हैं। और आप देख सकते हैं आने वाली वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा जान रहे होंगे। और बेसिकली ये वीडियो हमारी आज यहीं तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट फॉर मोर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।